हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन साइकोन के अंदर उसका जो पोषण है, न्यूट्रिशन कैसे करता है वो, और दूसरा श्वसन कैसे करता है, रेस्पिरेशन, और उत्सर्जन किस प्रकार से करता है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम, और वातावरण के प्रति कैसे संवेदनशीलता दर्शाता है, तो उसके अंदर अपन नर्व सिस्टम, उसका तंत्रिका तंत्र है। तो ये चार सिस्टम को आज अपन कवर करेंगे इस ई लेक्चर के थ्रू। तो अपन पहले देखते हैं इस न्यूट्रिशन इन साइकोन के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का है। न्यूट्रिशन इज साइफाइसोलॉजिक एंड डाइजेस्टिव इंट्रासेलुलर। तो ये एनिमल लाइक, जैसे जीव भोजन करते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर कर रहते हैं, उस प्रकार का ये भोजन करता है, और ये इंट्रासेलुलर है। ठीक है। ये फ्यू अमोबॉइड सेल्स कंटेंट क्लोरोफाइल। तो कुछ जो अमोबिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्लोरोफिल भी देखने को मिलता है, और उनके अंदर ये क्षमता होती है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू, ठीक है। तो वो उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, द कैपेबल कैरिंग आउट ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमोबॉइड जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उन कोशिकाओं के अंदर क्षमता होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सके। और वैसे नॉर्मली यदि साइका की इसकी साइफा की बात करा जाए तो ओलोजी प्रकार का न्यूट्रिशन है, और इंट्रासेलुलर है, न कि इंटरसेलुलर। The presence of algae and symbiotic bacteria with the small body also help in nutrition. तो algae और कुछ बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिकली स्पॉन्ज के साथ उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, सहजीवी के रूप में रहते हैं, और वो भी उसको भोजन में न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। द फूड टेकन बाय साइफा इज मेनली प्रोटोजोआ। तो भोजन के रूप में ये ज्यादातर किसको ग्रहण करता है? प्रोटोजोआ को खाता है। दे आल्सो फीड अपॉन देयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बैक्टीरिया है, डाइटॉन्स है, और जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है, जो कार्बनिक के कचरा है, कूड़ा कचरा, उसको भी ये खाता है। डेब्रिस होती है जो, उसको। और दूसरे जो सिलिका, कैल्शियम साल्ट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द सर्कुलेशन। जैसे पानी सर्कुलेट होता है उसके शरीर के अंदर, तो उसके साथ जो जितने भी ये एलिमेंट्स आते हैं, कैल्शियम है, साल्ट है, सिलिका है, और दूसरे जो भोज्य पदार्थ आते हैं, उसको वो सीधा ऑब्जर्व कर लेता है थ्रू कैनाल सिस्टम। जो इसका कैनाल तंत्र है, जिसके तहत पानी उसके शरीर के अंदर आता है, उसके थ्रू ये जितने भी दूसरे मटेरियल्स है, पदार्थ है, सिलिका, कैल्शियम, साल्ट, इनको भी वो न्यूट्रिएंट के रूप में ऑब्जर्व करता है, जो कि उसके स्केलेटन में, उसके कंकाल तंत्र में के निर्माण में सहायक होते हैं। द कॉइनोसाइट्स आर द फीडिंग ऑर्गन्स। तो इसकी जो कीटाणु कोशिकाएं हैं, जो कोलार सेल्स है, जिसको कॉम सेल्स या कोइनोसाइट्स कहें, वो इसके भोजन के अंग के रूप में, फीडिंग ऑर्गन के रूप में साइकोन के अंदर कार्य करती है, साइफा के अंदर काम करती है। द कोइनोसाइट्स बाय एक्टिविटी ऑफ फ्लैजेलम क्रिएट्स वाटर करंट। तो इसके अंदर जो कसाब पाए जाते हैं वो, उनकी सक्रियता एक वाटर करंट का निर्माण करती है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स है इन द वाटर करंट एडेड टू द आउटर सरफेस ऑफ द कोलार ऑफ द कोइनोसाइट्स। तो कोलार जो कोइनोसाइट्स के ऊपर जो फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है कोलार का, तो वो जो फ्लैजेलम है वो बीट करता है, ठीक है। उसकी वजह से कोइनोसाइट्स के जो कोलार पर है वहां पर आकर जो भोज्य पदार्थ है वो चिपक जाते हैं। द फूड इज ड्राउन टूवर्ड्स द कोलार बाय एंडल्टिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजेलम। जो लहरदार जो मूवमेंट है किसका? फ्लैजेलम का, जिसकी वजह से जो भोजन है वो कोलार के से उसके शरीर में, उसकी बॉडी में, जो अंदर का कोइनोसाइट्स की साइटोप्लाज्म है, वहां ये भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है। द फूड इज डाउन टूवर्ड्स द कोलार बाय एंडोलिटिक मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के मूवमेंट की वजह से वो कोलार के अंदर की तरफ भोज्य पदार्थ है वो मूव कर जाता है। द माइक्रोविलाई ऑफ द कोलार एक्ट एज ए फिल्टर फॉर ट्रैपिंग एंड इनक्लैपिंग फूड पार्टिकल्स बाय सूडोपोडिया। तो जो माइक्रोविलाई है, जहाँ अपन ने जो कोइनोसाइट्स का स्ट्रक्चर देखा था, जब साइकोन का हैबिटेट एंड हैबिटेट्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर जो उसके जो माइक्रोविलाई फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है कोलार के ऊपर, तो वो क्या है? एक तो ट्रैपिंग मतलब पकड़ने में, ट्रैप करना, जैसे नॉर्मल ट्रैप शब्द होता है, तो कैच करना या पकड़ना, उसके रूप में। और फिल्टर मतलब छानने के लिए, इनगल्फ मतलब ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए फूड पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ
जो कूटपात होता है उसकी सहायता से माइक्रोविलाई जो है वो फिल्टर के रूप में काम करता है, फिल्टर फॉर ट्रैपिंग एंड इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। तो ये इनकी सहायता से ये भोजन छनके भी आता है, भोजन को पकड़ लिया भी जाता है और भोजन को ग्रहण करना भी दिया जाता है by the help of pseudopodia. The effectiveness of coinocytes in creating water current and food capture depends upon the overall from the organism and especially on the structure of the pore and canal system. तो उसकी प्रभाविता है, इफेक्टिवनेस है कोइनोसाइट्स की इन क्रिएटिंग वाटर करंट, पानी को करंट को पैदा करना और उसके भोजन को ग्रहण करना, ये उसके डिपेंड करता है और किसके ऊपर, जीव के ऊपर, स्पेशली जो उसके स्ट्रक्चर है, छिद्र है और उसका जो कैनाल तंत्र है उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो पानी का जो बहाव क्रिएट किया जाता है कीटाणु कोशिकाओं से और उससे जो भोजन किया ग्रहण किया जाता है वो प्रत्येक जीव पर, और जो पोरिफेरा के जीव कैसा है, किस प्रकार का है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर छिद्र जो ओस्टिया और उसका कैनाल सिस्टम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैल्केरियस स्पॉन्ज लाइक साइफा हैव लार्ज कोइनोसाइट्स। तो जो कैल्केरियस या कैल्शियम स्पॉन्जिया होते हैं, जो जिसको क्लास में आते हैं किसके अंदर, कैल्केरिया क्लास के अंदर आने वाले जितने भी स्पॉन्ज है, जैसे साइकॉन है या साइफा है, तो उनके अंदर क्या है, जो कीटाणु कोशिकाएं हैं या कोइनोसाइट्स है वो क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। वेयर द फूड इज डाइजेशन टेक प्लेस विथ इन फूड वेक्यूल्स। तो भोजन का जो कहाँ होता है, भोजन होता है उसकी खाद दिखती है वहाँ है विच, ठीक है ना, जो पाचन है भोजन का वो उसकी जो कोइनोसाइट्स कोशिका है उनके अंदर मौजूद जो खाद रिक्तिका है उनके अंदर भोजन का पाचन होता है, जो पहले अम्लीय होता है और उसके बाद वो क्षारीय हो जाता है। फर्स्ट आर एसिडिक एंड देन लेटर आर अल्कलाइन। वेरियस काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट। जो पाचन के एंजाइम्स हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड स्टार्च, जो कि प्रोटीन को और स्टार्च को और वसा को डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द ट्रोफोसाइट्स। उसके बाद जो पाच्य भोजन है, जो कोइनोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा पाचन कर लिया गया है, तो वो भोजन ट्रोफोसाइट्स को पहुंचाया जाता है, या फिर जो अमीबोसाइट्स कोशिका हैं घूमती रहती है, वॉन्डरिंग करती रहती है, उनको उन तक पहुंचाया जाता है। दे डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्ट फूड फ्रॉम सेल टू सेल लाइक पोस्टमैन डिस्ट्रीब्यूटिंग मेल। और जो अमीबोसाइट है और ट्रोफोसाइट्स है वो अन्य कोशिकाओं को भी भोजन का वितरण करती है, जैसे जो मेल है वो पोस्टमैन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस तरह ये ट्रोफोसाइट्स और अमीबोसाइट्स कोशिकाएं क्या है, जो पाच्य भोजन पदार्थ है जो आगे एनर्जी के रूप में काम आता है, वो प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। सम डाइजेस्टिव फूड में बी स्टोरेड। तो कुछ भोज्य पदार्थ है वो स्टोरेड भी कर दिया जाता है इसके अंदर, जो थीजोसाइट कोशिका है। सम डाइजेस्टिव फूड स्टोरेड इन थीजोसाइट कोशिकाएं। तो ये जहाँ अपन ने अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, तो उनमें से जो थीजोसाइट कोशिकाएं हैं वो भोजन के संग्रह के रूप में कार्य करती है, भोजन को संग्रह करके रखती है। अनडाइजेस्टेड फूड इज इंजेस्टेड फ्रॉम द कोलार ऑफ कोइनोसाइट्स इनटू स्पूल। जो अपाच्य पदार्थ है वो क्या करता है, इजेस्टेड कर दिया जाता है, बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है, द कोलार ऑफ कोइनोसाइट्स इनटू द स्पोंजोसील। जो कोइनोसाइट्स कोशिका है उसकी जो कोलार है उसके द्वारा वो कहाँ आ जाता है, उसकी गुहा में, जिसको स्पोंजोसील बोलते हैं, और स्पोंजोसील से वो फिर कहाँ डाला जाता है, ऑस्कुलम में, पानी का जो कैनाल सिस्टम के थ्रू बहाव होता है। तो ये एक्सपेल्ड टू द एक्सटीरियर बाय आउटगोइंग करंट ऑफ वाटर। तो पानी के बहाव के साथ बाहर की तरफ ऑस्कुलम के द्वारा जो अपाच्य भोज्य पदार्थ वो बाहर की तरफ बाहर कर दिया जाता है, इसके द्वारा कोइनोसाइट्स के कोलार्स के थ्रू होता हुआ, स्पोंजोसील होता हुआ ऑस्कुलम से भोज्य पदार्थ अपाच्य पदार्थ बाहर हो जाता है। रेस्पिरेशन इन साइकोन। श्वसन कैसे करते हैं ये स्पोंजेस, उसका अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इज लैकिंग। तो विशेष प्रकार का श्वसन के लिए कोई अंग साइकोन में देखने को नहीं मिलता है। द वाटर स्ट्रीम्स इंटरिंग। जिस प्रकार से जो पानी का बहाव है उसका जो मूवमेंट है उसके साइकोन की बॉडी के अंदर होता है, उसी के साथ जो ऑक्सीजन मिलती है उसी को वो ग्रहण करता है। द वाटर स्ट्रीम्स इंटरिंग द बॉडी ऑफ साइफा प्रोवाइड्स एक्सीलेंट कंडीशन ऑफ फॉर रेस्पिरेशन एग्जस्ट। तो उसी वजह से वो अपने आप को रेस्पायर कर पाता है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इनटू द बॉडी बाय डिफ्यूजन आइदर एक्सटर्नली थ्रू द पिनेकोसाइट्स, या फिर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती है उसके शरीर से सीधी जो पिनेकोसाइट्स है जो बाहरी आवरण में पाई जाती है,
उसके थ्रू या इंटरली थ्रू द कोइनोसाइट्स। यदि वो कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी बहाव होता है तो जहाँ रेडियल कैनाल में जहाँ कोइनोसाइट्स कोशिकाओं की पूर्ण कोशिकाओं की उपस्थिति होती है तो वो आंतरिक रूप से जो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं वो ग्रहण करते हैं, और बाहरी रूप से यदि सरफेस पे डिफ्यूजन हो रहा है डायरेक्टली तो फिर पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है पानी के थ्रू। साइफा रेस्पायर्स एरोबोलिकली, तो ये एरोबोलिकली ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। एंड आर सेंसिटिव, तो और ये सेंसिटिव होता है, यदि कम ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है तो वहाँ पर इसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सेंसिटिव टू लो ऑक्सीजन, सम काइंड ऑफ ऑक्सीजन डिबेट सिस्टम्स ऑपरेट इन देम। तो कहीं पर ये भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की लो कंडीशन में भी, जो ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी ये उस वातावरण पर में भी अपने आप को रख पाते हैं। तो कुछ सिस्टम भी इनके अंदर ऐसा देखा गया है स्पॉन्जेस के अंदर। व्हेन मेटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट अंडर कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, तो इसके अंदर जब भी इसकी मेटाबॉलिक जो शरीर की गतिविधि है या शरीर के अंदर जो होने वाली क्रिया है तो वो यदि लो कंडीशन में होती है तो क्या है, जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। वो एक अंतिम उत्पाद के रूप में फॉर्म होते हैं, जो क्या उसके शरीर में इकट्ठे रहते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, वो उस समय उन पदार्थों को वापस ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है। तो ये डिबेट सिस्टम भी इनके अंदर देखा गया है कि लो कंडीशन में ये अपने अपने आप को असहज महसूस करते हैं, लेकिन लेकिन लो कंडीशन में ये एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो उनके शरीर में इकट्ठा रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है वातावरण में, उस टाइम उन कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और वो शरीर की अन्य क्रियाओं के लिए उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। तो दिस प्रोडक्ट्स एक्युमुलेट इन द बॉडी एंड ऑक्सीडाइज बैक व्हेन द ऑक्सीजन इज अगेन अवेलेबल। तो ऑक्सीडाइज वापस ही ऑक्सीडाइज किए जाते हैं जब ऑक्सीजन की अवेलेबल हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द रेस्पिरेटरी राइज ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। तो उस समय इनको ऑक्सीजनेशन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, तभी ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ये डिजोल्व कर लिया जाता है या डाइजेस्ट कर लिया जाता है। उत्सर्जन की बात करें साइखा इसके अंदर, साइफा के अंदर या साइकोन के अंदर, तो लिटिल इज नोन अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन कैसे करता है। यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजन प्रोजेक्ट्स कॉमन इन हायर एनिमल्स। तो यदि हायर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो यूरिया एज ए यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है, या यूरिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन जो उत्पाद है उसके रूप में उत्सर्जन होता है हायर एनिमल्स के अंदर। बट इट इज अननोन इन स्पॉन्जेस, अभी भी अज्ञात है। एक्सक्रीटरी वेस्ट क्रिस्टल, जो इसका उत्सर्जी पदार्थ है वो एक क्रिस्टल के रूप में होता है। सीम्स टू एक्यूमुलेट इन, देखा जाता है कि जो अमोबेट कोशिका है वहां पर जाकर ये उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा होता था, बट हैव नॉट बीन केमिकली आइडेंटिफाइड। तो अभी तक रासायनिक रूप से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि जो क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जी पदार्थ है जो अमीबिक कोशिकाओं में जाकर इकट्ठा हो जाता है वो वास्तविक उसका रसायन क्या है, वो रासायनिक रूप से वो क्या है, वो अभी तक पहचान नहीं आ पाया। तो दे आर फ्रीड इन द एक्सक्रीटरी कैनाल, तो उनको फ्री कर दिया जाता है एक्सक्रेंट कैनाल में एज ए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये देखा गया है, ये सामान्य लक्षण होता है जो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं। तो हो सकता है कि स्पॉन्जेस आर टू बी एक्सेप्टेड टू अमीनोटैलिक, तो हो सकता है कि वो भी अमोनिया के रूप में जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट है उसको उत्सर्जन करते हो। तो हो सकता है कि स्पॉन्जेस में भी अमीनोटैलिक, बट एग्जैक्टली दे अभी तक अननोन है कि वो किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ स्रावित करते हैं। नर्व सिस्टम एंड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म साइफा, तो तंत्रिका तंत्र और वो कैसे जो रेस्पॉन्ड करता है वातावरण में होने वाली गतिविधियों के समय, तो ये अपनी सृजनशीलता कैसे दर्शाता है। तो उसमें अपन देखें तो इस विशेष प्रकार का कोई नर्व सिस्टम इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। स्पॉन्जेस लाइक लैक नर्व आर सेंसरी सिस्टम, तो स्पॉन्जेस के अंदर नर्व सिस्टम और सृजनशील कोशिकाएं नहीं देखने को मिलती। दे आर अनेबल टू रिएक्ट टू स्टिमुलाई एज होल, तो मतलब एक पूर्ण जीव, पूरा का पूरा जीव किसी बाहर की उत्पीड़न के प्रति किसी प्रकार के रेस्पॉन्स नहीं दिलाता। एनेबल टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शन, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं करते सारे, लेकिन पर्टिकुलर कोशिकाओं को देखा गया है कि
ये अलग अलग कोशिकाएं इनके अंदर संवेदनशीलता दर्शाती है। हाउएवर इंडिविजुअल सेल्स आर सेंसिटिव एंड कैन रिएक्ट इंडिविजुअली। तो अलग अलग कोशिकाएं हैं जो इसकी, वो कहीं कहीं ये उनके अंदर उत्पीड़न देखने को मिलता है। Although it may seem that they are helplessly exposed to damage, they are however left alone by fishes and other aquatic. So it seems that they are helplessly exposed to the damage. So they are however left alone by the fishes and other aquatic animal as they contain species. तो उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, वो किसी बिना मदद के भी वो रहते हैं और खतरे से बच जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे कंटिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए दूसरे जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ज़्यादा इनको लाइक नहीं करते हैं और इरिटेट होते हैं, क्योंकि जो कंटिकाएं हैं वो उसको डायरेक्टली खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो स्केलेटन है वो इनको हेल्प करता है दूसरों से बचने में। तो ये ज़्यादातर वो एक्वाटिक एनिमल्स में अकेले ही देखे जाते हैं, लेफ्ट अलोन by the other aquatic animals. Sponges are generally do respond in certain stimuli. ये देखा गया है कि वो कुछ एक स्टिमुलाई उनमें वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अपन जो उसके पोर के ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो मांसपेशीय प्रकार की होती है, जिसको मायोसाइट्स कहते हैं, डेस्मोसाइट्स, और जो बाहरी जो पिनेकोडर्म है उनमें पाई जाने वाली पिनेकोसाइट कोशिकाएं, वो धीरे धीरे रिएक्ट करती है, स्लोली रिएक्ट, रिड्यूसिंग बॉडी सरफेस, जो कि बॉडी सरफेस को भी रिड्यूस करती है। जब जो उसके ऊपर बाहर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो उसको खोलने के समय वो सिकुड़ती है, और जब बंद करना होता है तब वो चौड़ी हो जाती है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये देखा गया है कि पर्टिकुलर जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं उनके अंदर उत्पीड़न यानी कि स्टिमुलाई देखने को मिली है। When a sharp stimuli is given at a definite point, it spreads slowly and evokes a response in nearby the cells. तो यदि एक शार्प स्टिमुलाई दिया जाता तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में व्हेन द ऑस्कुलम, जो इसका ऑस्कुलम पार्ट है, तो वहाँ पर यदि नीडल से आप नोक से उसको चुभाओगे तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ऑस्कुलम इज pricked with a needle, so it results in its closure. So it shows that some part of their body and some types of particular cells respond against environmental stimuli या other types of stimuli. तो कुछ विशेष कोशिकाएं हैं और कुछ इसके शरीर के विशेष भाग है वो स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। बाकी होल बॉडी एक कोऑर्डिनेशन के रूप में किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि इनके अंदर एक अलग प्रकार का एक विशेष नर्व सिस्टम देखने को नहीं मिलता है या सेंसरी सिस्टम नहीं देखा गया। दिस काइंड ऑफ कंडक्शन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ नर्व सिस्टम इज टर्म्ड एज एन न्यूरोइड कंडक्शन। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है जिसके तहत ये अपने अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं या द पार्ट ऑफ देयर बॉडी रेस्पॉन्ड अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, तो इस प्रकार का नर्व सिस्टम की अनुपस्थिति में इस प्रकार के यदि सिस्टम उसके अंदर देखने को मिलता है तो उसको क्या कहा गया है, न्यूरोइड कंडक्शन कहा गया। द पावर ऑफ कंडक्ट इज वेरी स्लो, जिसकी जो कंडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत धीमे गति से रिस्पॉन्ड करते हैं ये। दैट इज द रिएक्शन टू लाइट, प्रकाश के प्रति, स्पर्श के प्रति, रसायनों के प्रति 1 to many minutes फॉर द कंप्लीशन। तो इनको बहुत समय लग जाता है उसके प्रति रिएक्ट करने में, तो बहुत टाइम लगता है, मनी मिनट्स फॉर कंप्लीशन। बहुत फास्टली ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, बहुत धीमी गति से वातावरणीय जितनी भी स्टिमुलाई है, प्रकाशीय है या स्पर्श करके है या रसायनों के प्रति है, बहुत धीमी गति से रिस्पॉन्ड देते हैं। थैंक यू। तो ये जो रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, नर्व सिस्टम और न्यूट्रिशन, ये कैसे भोजन करते हैं, भोजन में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, और रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन में कौन सी कोशिकाएं हेल्प करती है, एक्सक्रेशन कैसे होता है, और नर्व सिस्टम किस प्रकार का देखने को मिलता है, या कौन सी विशेष कोशिकाएं हैं जो पर्टिकुलरली स्टिमुलाई के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है। तो ये टॉपिक अब यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो इसका लास्ट टॉपिक रहेगा टाइप स्टडी साइकोन का, वो इसका रहेगा रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। थैंक यू।